गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसके सब टॉपिक पर हम लोग आते हैं और वो सब टॉपिक जो है वो है हम लोगों का सब टॉपिक वो है केस। केस, यदि केस की बात हम करते हैं तो केस को हिंदी में कारक कहते हैं और यदि इंग्लिश में व्यवहारिक रूप से आप इसको देखिएगा तो अंग्रेजी में व्यवहारिक रूप से आप इसको कह सकते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी केस जो है वो संबंध को दर्शाता है। कैसा संबंध को दर्शाता है भाई? तो इसके पहले कि कैसा संबंध को दर्शाता है तो जरा ये समझा जाए आगे बढ़ने से पहले कि ये जो केस नामक चैप्टर है ये कौन कौन से टॉपिक के ऊपर पे लागू होता है। तो सबसे पहली बात कि केस सब टॉपिक के रूप में हम लोग देख रहे हैं तो ये कौन से चैप्टर के सब टॉपिक के रूप में देख रहे हैं? नाउन के सब टॉपिक के रूप में देख रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नाउन में केस होता है? दूसरी बात कि फंडामेंटल वाले क्लास में भी हम लोगों ने ये बातें की थी कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन के बदले में आता है और ये भी बात हम लोगों ने की थी कि नाउन में जो जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ प्रोनाउन में भी होते हैं। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि नाउन में जो सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो प्रोनाउन में भी होते हैं तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोनाउन में भी केस होता है? थोड़ा बैकग्राउंड मैं तैयार कर रहा हूं केस के ऊपर पहुंचने से पहले। तो पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि केस जो है ये वो चैप्टर है जो नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, इसके अलावा किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पर समझना है कि ये जो प्रोनाउन होता है इसका जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ये कंसेप्ट इसलिए बता रहे हैं कि इसकी आवश्यकता अभी हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन उसको कहते हैं, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, पर्सनल यानी पर्सन। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के बदले आने वाला, यानी नाउन के बदले, कौन से नाउन के बदले? पर्सन के बदले, पर्सन के नाम के बदले आने वाला जो भी शब्द होगा उसको पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यदि आपको अपने लिए कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो आप क्या यूज करते हैं? अभी आपको अपने लिए कुछ कहना हो तो आप बोलिएगा आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, आई एम, यानी आप अपने नाम के बदले में आई लगा रहे हैं। आप पर्सन है, पर्सन नाउन होता है, नाउन के बदले में आई लगाए तो आई कैसा हो गया? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। अब पर्सनल प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल होता है वो आप जानते हैं, वो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है। ऑलराइट, तो दो बातें निकल कर आ रही हैं। वो बात ये निकल कर आ रही हैं कि केस जो है ये सिर्फ दो टॉपिक में होता है, वो भी नाउन में और प्रोनाउन में। और केस का मतलब होता है संबंध। अब ये संबंध क्या होता है जरा इस पर चर्चा करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, वर्ब के लिए के साथ नाउन या प्रोनाउन के संबंध। वर्ब के लिए नाउन या प्रोनाउन का जो संबंध हो, यानी वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन का संबंध। दूसरा है कि वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का संबंध, ठीक है ना। और तीसरा है, जैसे कि इस चैप्टर में मैं बता रहा था कि नाउन का नाउन के साथ संबंध होता है तो नाउन या प्रोनाउन का पुनः नाउन के साथ संबंध। ये तीन संबंधों की चर्चा यहाँ की जाएगी और इन तीन संबंधों, ये एरो का मतलब है वर्ब के पहले आने वाला, इस एरो का मतलब है वर्ब के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन कौन सा संबंध वर्ब के लिए अपनाते हैं, नाउन के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन कौन सा संबंध दर्शाते हैं। इस आधार पर, चूंकि वर्ब का नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध है,
तो संबंध के लिए केस हो गया। और जरा सोचिएगा, वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन वर्ब के लिए कौन सा रिश्ता निभाएगा? तो वर्ब के या तो यहाँ से भी आपको स्पष्ट होता है कि वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो है वर्ब के लिए कौन सा रिश्ता निभाता है? सब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है। तो केस किस तरह का रिश्ता निभाता है? सब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है, इसलिए इसको कैसा केस कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। यानी वर्ब के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह होगा, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे। और ठीक उसी प्रकार से वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कौन सा रिश्ता निभाता है? ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है। तो ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभाता है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव और ये हो गया केस। यानी कि ये जो वर्ब के लिए नाउन और प्रोनाउन इस वर्ब के लिए जो संबंध बनाएगा, ऑब्जेक्ट का संबंध बनाएगा, परिणाम स्वरूप इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और ये तीसरा भी मैं डिटेल में थोड़ी देर बाद जाऊंगा। इसको अगर केस के हिसाब से देखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दर्शाने वाला, और केस का मतलब होता है संबंध। यानी किसी नाउन के साथ नाउन या प्रोनाउन के रिश्ते हों तो ये अधिकार को दर्शाता है, इसलिए इसको पॉजेसिव केस कहते हैं। तो निश्चित ये हुआ कि केस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब जरा डिटेल में इसके ऊपर में जरा बातें करेंगे। पुनः आपको याद दिलाता चलूं कि केस नाउन और प्रोनाउन में होता है, और प्रोनाउन का एक टाइप हम लोग डिस्कस करके आए हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और उसका एग्जाम्पल भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इनकी सारी की ज़रूरत हमें होगी अभी थोड़ी देर में। अब जैसे मान लिया जाए कि एक सेंटेंस लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर। ऑलराइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से विश्लेषण करें तो ये राइट्स हम लोगों का वर्ब है। इस वर्ब के लिए राम कौन सा रिश्ता निभा रहा है? इस वर्ब के पहले ये राम आया है तो ये सब्जेक्ट का रिश्ता निभा रहा है, और जो सब्जेक्ट का रिश्ता निभाए तो रिश्ता के लिए केस हो गया, सब्जेक्ट का रिश्ता निभाने वाला सब्जेक्टिव केस हो गया। यानी वर्ब के लिए जो नाउन सब्जेक्ट का रिश्ता निभाए उस नाउन को सब्जेक्टिव केस का नाउन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वर्ब के लिए लेटर कौन सा रिश्ता निभा रहा है? तो इस वर्ब के लिए लेटर ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभा रहा है। वर्ब के लिए जो नाउन ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभाए उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, और ये नाउन हो गया, नाउन का रिश्ता निभा रहा। सवाल यहाँ पर यह है कि यदि नाउन में केस है तो प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बदले में आ रहा है तो वहाँ भी केस होगा। तो जरा प्रोनाउन के साथ बातें करते हैं और बड़ा मज़ेदार चीज़ लर्न करेंगे अभी हम लोग, जिसकी यूटिलिटी पूरे ग्रामर में है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं, आई सपोर्ट हिम। अगर ऐसा लिखते हैं, आई सपोर्ट हिम, तो इसका यदि विश्लेषण करते हैं तो सपोर्ट जो है वो हम लोगों का वर्ब है, और इस वर्ब के लिए आई जो है वो कौन सा रिश्ता निभा रहा है? सब्जेक्ट का रिश्ता निभा रहा है। तो इसको केस के हिसाब से क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। लेकिन ये है क्या चीज़? प्रोनाउन। तो जो भी प्रोनाउन वाक्य में सब्जेक्ट का रिश्ता निभा रहा हो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हिम की बात करते हैं तो ये सपोर्ट के लिए ऑब्जेक्ट का रिश्ता निभा रहा है और रिश्ता के लिए केस हो गया, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ तक तो बात सही है। नाउन और पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक बुनियादी फ़र्क होता है, और वो फ़र्क ये होता है कि किसी भी नाउन को यदि आप सब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर रहे हैं, यदि ज़रूरत पड़े तो उस नाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ में आ रही है बात ना? जैसे मान लिया जाए इस वाक्य में राम को सब्जेक्ट की तरह लिखा गया है। यदि हम कोई अन्य वाक्य लिखें तो और राम को ऑब्जेक्ट की तरह लिखें, यानी वर्ब के बाद लिखें, तो राम राम ही रहेगा, राम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस वाक्य में लेटर को ऑब्जेक्ट की तरह लिखा गया है। अगर किसी अन्य वाक्य में लेटर को हम नाउन की तरह से सब्जेक्ट की तरह से लिखे तो लेटर लेटर ही रहेगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी को जरा बदलते हैं,
कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये वॉइस का कोई चक्कर नहीं है, खाली सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए इसको हम बदलने का काम कर रहे हैं। यदि मान लिया जाए एक वाक्य किसी को बदल कर लिखते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय राम, ऑलराइट। अगर आप इसका विश्लेषण करते हैं तो उस फॉर्मूला से इसका विश्लेषण यदि आप कीजिएगा तो ये इज रिटन जो है वो वर्ब है, वर्ब के पहले आने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इस वर्ब के लिए ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ये नाउन हो गया। ये वर्ब के बाद तो आ ही रहा है, साथ ही साथ प्रीपोजिशन के बाद भी आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला भी ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद आने वाला भी ऑब्जेक्ट होता है, तो ये नाउन हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि पहले वाले वाक्य में राम जो था वो सब्जेक्टिव केस में था, लेकिन अब दूसरे वाले वाक्य में राम ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव केस में राम राम ही रह गया, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले वाले वाक्य में लेटर ऑब्जेक्ट की तरह में था और दूसरे वाक्य में लेटर सब्जेक्ट की तरह आ गया, तो लेटर लेटर ही रहा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लेटर सब्जेक्टिव केस में हो गया। तो नाउन चाहे सब्जेक्ट की जगह पर आप प्रयोग करें, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पर आप प्रयोग करें, नाउन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के केस को जरा हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए आई सपोर्ट हिम लिखा हुआ है और इसी को जरा सा चेंज करते हैं और लिखते हैं ही सपोर्ट्स मी। अब गौर कीजिएगा, अब इस वाक्य में क्या है कि सपोर्ट्स जो है वो वर्ब है, उस वर्ब के लिए ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस में हो गया और ये प्रोनाउन हो गया, और ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में ये भी प्रोनाउन हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो एक अच्छी बात क्या सीखने को मिलती है कि पर्सनल प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट की तरह है तो आई है, और यदि ऑब्जेक्ट की तरह आया तो मी हो गया। यानी पर्सनल प्रोनाउन एक केस से दूसरे केस की ओर जाता है तो वो रूप में परिवर्तन कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ पर हिम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरे वाक्य में जब सब्जेक्ट की तरह आया तो ये सब्जेक्टिव केस में ही हो गया। तो फिर से पुनः वही बात होगी कि पर्सनल प्रोनाउन जब एक केस से दूसरे केस में जा रहा है तो वो अपने रूप का परिवर्तन कर लेता। तो अभी जो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का कंसेप्ट समझे हैं, इसको एक चार्ट से हम लोग नोट करते चलेंगे ताकि आगे हमको समझने में आसानी होगा। अब जरा हम लोग ये समझते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का जो है वो हो गया आई हो गया, एग्जाम्पल वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया। भाई ऐसा है कि सब्जेक्टिव केस कहने का मतलब क्या हो गया कि इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह ही किया जाएगा अपवादों को छोड़कर। और यदि हम ये कहते हैं कि इनका प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह किया जाएगा तो सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर होता है आमतौर पर? तो सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पर होता है आमतौर पर? वर्ब के पहले होता है। तो क्या इसको डायग्रामेटिकली हम कह सकते हैं कि ये जो रूप है वर्ब के पहले ही आ सकता है? तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस की बात यदि हम लोग करते हैं तो पहला बात डिसाइड कर ले कि ऑब्जेक्टिव केस का स्थान कहाँ कहाँ पर होता है, यानी ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ कहाँ पर होता है। देखिए एक एक चीज ऐड होते जा रहा है, याद रखिएगा। एक तो हमको निकल कर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का स्थान वर्ब के बाद होता है, यहां से भी हम लोग जानते हैं वर्ब के बाद होता है। और एक दूसरा ये भी निकल कर आया कि प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट होता है। तो कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाने वाला प्रोनाउन या तो प्रीपोजिशन के बाद आएगा या तो वर्ब के बाद। ये ऐड मैंने अभी किया, इसके पहले मैं आपसे बातें करते चला आ रहा था कि ये वर्ब के बाद अक्सर होता है, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस जब भी आएगा प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद, और आई का रूप क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, और यू का यू ही रहेगा, और ही का हिम हो जाएगा,
और सी का हर हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा और दे का देम हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि इसका प्लेसमेंट जब भी किया जाएगा तो या तो प्रीपोजिशन के बाद किया जाएगा या तो वर्ब के बाद किया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस का परिभाषा हो गया। अब जरा आते हैं पॉजिटिव केस पर आते हैं, नाउन का या प्रोनाउन का नाउन के साथ रिलेशनशिप। फंडामेंटल वाले क्लास में और आज के क्लास में मैंने बताया कि नाउन का नाउन के साथ रिलेशनशिप होता है। जैसे राम एक व्यक्ति है, उसके पास एक पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध राम के साथ है। तो इन दोनों संबंधों को दर्शाने के लिए हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं, राम का पुस्तक। यहाँ पर का जो शब्द है वो संबंध को दर्शाने का काम कर रहा है हिंदी में। और इंग्लिश में यदि ये संबंध दर्शाने की बात की जाती है तो इंग्लिश में इस पॉजेशन यानी अधिकार का क्या दर्शा रहा है, अधिकार को दर्शा रहा है। तो इस अधिकार को दर्शाने के लिए इंग्लिश में एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करते हैं। ये एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी साइन जो है ये साइन है, याद रखिएगा, न तो ये लेटर है न तो ये वर्ड है, ये साइन है। और ये साइन किस चीज़ का है, अधिकार को दर्शाने के ये चिन्ह या संकेत है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉजेसिव साइन। पॉजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार दर्शाने वाला, अधिकार दर्शाने वाला, दर्शाने वाला। और साइन का मतलब हो गया चिन्ह या संकेत, चिन्ह या संकेत, अधिकार दर्शाने वाले चिन्ह या संकेत। हिंदी में हम का लगाकर अधिकार को दर्शा देते हैं, इंग्लिश में हमको एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी लगाकर नाउन से नाउन के बीच का संबंध को दर्शाना पड़ता है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि राम का किताब है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, राम्स बुक लिखेंगे। अब दूसरी बात यह समझनी है कि अधिकार कौन दर्शा सकता है। नाउन के अंदर में हमारे पास पर्सन है, प्लेस है और थिंग है। इन तीनों चीज में अधिकार कौन दर्शा सकता है। तो अधिकार जब भी कोई दर्शाएगा तो लिविंग पर्सन अधिकार दर्शा सकता है, नॉन लिविंग थिंग अधिकार नहीं दर्शा सकता। और चूंकि नॉन लिविंग थिंग अधिकार नहीं दर्शा सकता है, इसलिए नॉन लिविंग थिंग के ऊपर में ये साइन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार दर्शाने वाला साइन है, पॉजिटिव साइन है। नॉन लिविंग थिंग में अधिकार होता नहीं है। तो भैया अधिकार होता नहीं है तो होता क्या है नॉन लिविंग थिंग में। मान लिया जाए, एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बताऊं कि सपोज किया जाए कि ये कलम राम की है, तो राम के अधिकार का ये कलम है। राम से यदि ये कलम कोई मांग कर ले गया तो राम क्या करेगा, पुनः उस कलम को उससे वापस लेगा, कलम को वापस प्राप्त करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कलम राम के अधिकार की वस्तु है। लेकिन यदि ये कलम यहाँ मेज पर पड़ी हुई है और इस कलम का कवर कोई निकाल कर अपने साथ ले गया, तो क्या ये कलम का बैक पोर्शन उस व्यक्ति के पीछे जाएगा और कहेगा कि भैया मेरा कवर लौटा दो, कवर के बिना हम अधूरे हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग का ये अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ तो है ना भाई। तो कुछ है तो क्या है, ये इसका हिस्सा है, पार्ट है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि पॉजेशन लिविंग पर्सन के साथ होता है और नॉन लिविंग थिंग के साथ पार्ट हुआ करता है। और चूंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ पार्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर में एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्शन। जैसे मान लिया जाए यदि ऐसा लिखा हुआ मिल जाए पेन्स कवर, तो ये हम लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन नॉन लिविंग थिंग है, इसके ऊपर में पॉजिटिव केस नहीं लगा सकते हैं। तब सवाल ये उठता है भाई कि कलम का ये हिस्सा और ये हिस्सा के बीच में तो संबंध तो है ही है ना। और दो वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए फंडामेंटल में हम लोगों ने देखा था कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इस कारण से प्रीपोजिशन का प्रयोग कर कर ये संबंध हम दर्शा सकते हैं। और जहां हिस्सों का संबंध हो वहां ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उस कारण से यदि इसको हम लोग को लिखना हो सही रूप में, तो हम लोग लिख सकते हैं द कवर ऑफ द पेन, और ये हमारा सही एक्सप्रेशन होगा।
तो हिस्सों को दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब मजे की बात यह है कि लिविंग पर्सन के साथ पॉजेशन होता है, और पॉजेशन को दर्शाने का एक उपाय तो है हमारे पास कि पोस्टऑफिस लगाते हैं या पोस्टऑफिस साइन लगाते हैं, और दूसरा कि अधिकार को भी दर्शाने के लिए, अधिकार के संबंध को दर्शाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। यानी लिविंग पर्सन्स के अधिकार को दर्शाने के लिए दो तरह से हम बातें लिख सकते हैं। एक तो राम्स बुक लिख सकते हैं, और दूसरा हम लोग द बुक ऑफ राम भी लिख सकते हैं, और ये दोनों का दोनों सही है। यानी लिविंग पर्सन के पॉजेशन को दर्शाने के लिए पोस्टऑफिस का तो प्रयोग कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ ऑफ लगाकर भी इन दोनों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि यदि नाउन में पॉजेशन हो सकता है तो पर्सनल प्रोनाउन में भी पॉजेशन होगा, क्योंकि नाउन के बदले में, व्यक्ति के बदले में आने वाले ही प्रोनाउन को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो उस दृष्टिकोण से यदि मान लिया जाए कि मेरा किताब लिखना हो या मेरी किताब लिखना हो, तो हम क्या लिखेंगे? माई लिखेंगे या माइज बुक लिखेंगे? तो यहां पर स्पष्ट तौर पर हम लोग क्या लिखेंगे? माई बुक लिखेंगे। इससे हमको क्या सीखने का अवसर मिलता है? इससे हम लोग को सीखने का अवसर मिलता है कि पर्सनल प्रोनाउन पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए माई बुक लिखेंगे। अब अभी हम लोग यहां पर बात ये कर रहे थे भाई कि पर्सन के पॉजेशन को दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं, पोस्टऑफिस लगाकर और ऑफ लगाकर। चूंकि प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया नहीं जाता है, यानी पॉजिटिव केस में ये पहले से ही डिफाइंड है तो किया नहीं जाता है, तो ये तो काम कर गया पॉजिटिव केस का प्रोनाउन की तरह। यदि इसको ऑफ लगाकर व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसको ऑफ लगाकर व्यक्त करना हो तो हम लोग लिखेंगे द बुक ऑफ माइन। समझ में आई बात? सो इसको लिखेंगे द बुक ऑफ माइन। तो अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेप सीखते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आता रहेगा। हम लोग बातचीत के क्रम में अभी थोड़ी देर पहले भी जब नाउन का इंट्रोडक्शन का पार्ट कर रहे थे तो एडजेक्टिव का जिक्र कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे। मीनिंग से तो यही कहता है, डेफिनेशन से तो यही कहता है कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसको सजाने का काम करता है। लेकिन प्लेसमेंट से एडजेक्टिव कहाँ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ही इज़ अ गुड बॉय। तो बॉय क्या है? नाउन है। नाउन के पहले गुड क्या चीज़ है? एडजेक्टिव है। तो नाउन के ठीक पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर एक लर्निंग आ रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं कि नाउन के पहले आने वाला शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्या नाउन के पहले आने वाला शब्द सिर्फ एडजेक्टिव ही हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है? तो नाउन के ठीक पहले तीन में से कोई एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकता है। एक तो एडजेक्टिव हो ही सकता है, दूसरा आर्टिकल हो सकता है, और तीसरा प्रीपोजिशन हो सकता है। यही तीन संभावनाएं हैं। जैसे यदि गौर करिएगा तो देखिए, नाउन के पहले आर्टिकल हो गया, नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन हो गया, और यहां पर देख रहे हैं ना, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो गया। आर्टिकल में तो सिर्फ तीन ही सदस्य होता है, ए, एन और द। तो यदि नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है तो इसको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रीपोजिशन भी पहचान सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं, जैसे ऑफ हो गया, एट हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, अबव हो गया, ओवर हो गया, बिलो हो गया, विथ हो गया, विदिन हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको भी आप पहचान सकते हैं। तो यदि ये दो में से कुछ नहीं है तो फिर क्या है? फिर वो एडजेक्टिव है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है। अभी भी हम आपको बता रहे थे प्रीपोजिशन का डायमेंशन, कि प्रीपोजिशन के बाद, यहाँ भी आपको बताए हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो क्या आएगा। ये हम फंडामेंटल में भी बताए थे, रिपीट कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद यदि कभी आएगा तो नाउन या प्रोनाउन आएगा, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला जो होगा वो प्रीपोजिशन होगा।
तो भैया ऐसा है कि यदि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो इसको क्या मानेंगे हम? माइन यानी प्रोनाउन मानेंगे। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन, यहाँ से आपको सिखा रहे थे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन से रूप में होगा? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होगा। यानी ये कहा जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन और काम करेगा ऑब्जेक्टिव केस का। पॉजेसिव प्रोनाउन और काम करेगा ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, अब जरा यहाँ से सब बातें करते हैं। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, तो जरा गौर करिए, ये बुक जो है वो क्या चीज़ है? नाउन है। और ये नाउन है। नाउन के पहले ये जो आ रहा है तो ये नाउन का रूप, लेकिन इसके साथ एपोस्ट्रोफियस लग गया है, तो नाउन के पहले आ रहा है तो क्या काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव होगा। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये कैसा एडजेक्टिव है? अधिकार को दर्शाने वाला एडजेक्टिव है। और ये अधिकार को दर्शाने वाला एडजेक्टिव है तो इसको हम लोग कैसा एडजेक्टिव कहेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। यानी जिस किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन लग जाए, वो वाक्य में प्रयोग के आधार पर काम कैसे करेगा? वो काम करेगा एडजेक्टिव का। और यदि टाइप ऑफ एडजेक्टिव से उसको देखे तो उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि प्रोनाउन के केस में हम लोग आते हैं तो ये बुक है, बुक के पहले ये माई आ गया, तो नाउन के पहले आने वाला एडजेक्टिव होगा, तो ये माई को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। और टाइप ऑफ एडजेक्टिव से क्या बोलेंगे? पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी समझने का बात यहाँ पर ये है कि ये है तो प्रोनाउन का रूप, लेकिन काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और एडजेक्टिव में भी किस तरह का काम कर रहा है? अधिकार दर्शाने वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और चूंकि अधिकार दर्शाने वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो देखिए, लर्निंग यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ये है कि नाउन और पर्सनल प्रोनाउन भी एडजेक्टिव का काम करता है, बशर्ते कि ये पॉजेसिव केस में हो। नाउन पॉजेसिव केस में तब होता है जब उसके ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन लगाई जाती है। और पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस प्री डिफाइंड होता है, जो अभी चार्ट में हम लोग देखेंगे। दूसरा एस्पेक्ट पर आते हैं। ये ऑफ लगने के कारण ये संबंध को दर्शा रहा है और पॉजेशन का संबंध को दर्शा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि ऑफ जो है अधिकार और हिस्से दोनों के संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर ये अधिकार के संबंध को दर्शा रहा है। और यहाँ पर हम लोग सीखे थे कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी कोई होगा वो ऑब्जेक्ट की तरह होगा, तो ये केस कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लेकिन ये भी पॉजेशन को दर्शा रहा है और ये भी ऑफ के बाद माइन आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और इसको टर्म से कहेंगे तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि इस चीज को जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा है, इसको उसी चार्ट में हम लोग यदि कन्वर्ट कर दें तो क्या स्वरूप बनेगा, जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको जरा हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का दो रूप हम लोगों के पास आ जाता है। पॉजेसिव केस का दो रूप आ जाता है। एक रूप आ जाता है जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव की तरह काम करने वाला रूप हो गया आई का माई हो गया, वी का आवर हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर, इट का इट्स और दे का देयर हो गया। अब इन बातों को जरा हम लोग मिटा लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग काम कर सकें। अब हमने कहा आपसे कि ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये क्या काम करेगा भाई? ये पॉजेशन अधिकार तो बतलाएगा ही, और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और टर्म से यदि हम इसको कहेंगे तो ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और यदि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो जरा गौर करिएगा, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए।
तो यदि एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, या इसका प्रयोग जब भी करेंगे तो कहाँ करेंगे, नाउन के पहले करेंगे। और जो दूसरा रूप इसका निकल कर आएगा हम लोगों का, ये हम लोगों का पहला रूप था, दूसरा रूप निकल कर आएगा जो प्रोनाउन की तरह काम करेगा। और ये जो रूप है वो है आई का माइन हो जाएगा, आवर का आवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स हो जाता है, और इट का इट्स ही रहेगा, और देयर का देयर्स हो जाएगा। ये काम करेगा प्रोनाउन की तरह, ये काम करेगा हम लोगों का प्रोनाउन की तरह। और चूंकि ये अधिकार दर्शाने वाला होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है भाई, या तो प्रीपोजिशन के बाद या तो वर्ब के बाद। तो इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो सामान्यतः प्रीपोजिशन ऑफ के बाद किया जाता है, या वर्ब में मुख्यतः इज एम आर वॉज वेयर के बाद किया जाता है, इज एम आर वॉज वेयर के बाद किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम लोग या तो प्रीपोजिशन ऑफ के बाद करते हैं या तो वर्ब इज एम आर वॉज, सामान्यतः तो इनका प्रयोग इस तरह से किया जाएगा। इनका प्रयोग नाउन के पहले किया जाएगा, ये नाउन के प्रीपोजिशन के बाद, या इज एम आर वॉज वेयर के बाद किया जाएगा। अब यदि ये प्रयोग ऐसा किया जाता है तो जरा इसके ऊपर में एक दो बातें एग्जाम्पल के ऊपर में बातें करते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल के पहले जरा एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि पॉजेशन नाउन के ऊपर यदि दर्शाना है तो एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका नियम है, और वो अगर मैथमेटिकली आप देखेंगे तो ऐसा है, सिंपल सा नियम है कि कोई भी लिविंग नाउन पर अधिकार दर्शानी हो और वह लिविंग नाउन सिंगुलर इन नंबर हो तो उसके ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, और कोई भी लिविंग नाउन यदि प्लूरल इन नंबर हो, खास कर वैसा नाउन जिसके अंत में एस लगा हुआ हो, उस पर अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर्मूला के अंदर करते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं लिविंग नाउन सिंगुलर इन नंबर, सिंगुलर इन नंबर, ठीक है। अगर इस पर अधिकार दर्शाने की बात हो, लिविंग नाउन सिंगुलर इन नंबर पर, ठीक है ना, तो इसके ऊपर में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि एक लड़का है और उसके अधिकार में एक किताब है। अगर इसको पॉजिटिव केस में परिवर्तित करना होगा तो बॉय सिंगुलर इन नंबर हो गया, एक लड़का हो गया, अधिकार दर्शाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, बॉयज बुक हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। यदि एक बच्चा है, उसके खिलौना की चर्चा कर रहे हैं, खिलौने की, तो हम ऐसा लिख सकते हैं चाइल्ड्स, मतलब चाइल्ड का मतलब एक बच्चा हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं टॉयज, एक बच्चे के खिलौने, यानी इस बच्चे के पास कई खिलौने अधिकार में हैं। तो कोई भी लिविंग नाउन सिंगुलर इन नंबर हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दूसरा बात कि दूसरा फॉर्मूला, दूसरा मैथमेटिकल फॉर्मूला, लिविंग नाउन प्लूरल इन नंबर, प्लूरल इन नंबर, खास करके विच एंड्स इन एस, विच एंड्स इन एस। यदि ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि लिविंग नाउन है और जो एस में एंड करता है तो इसके ऊपर में सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाई जाती है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था बॉयज बुक, बॉय कहने का मतलब हो गया एक लड़के का किताब। यदि हमको लड़कों की किताबें या लड़कों का किताब लिखना हो
तो पहले तो लड़कों के लिए हमको प्लूरल फॉर्म में बॉयज लिखना होगा, और इस पर अधिकार दर्शाने के लिए चूंकि ये प्लूरल इन नंबर हो गया और इसके अंत में एस आ गया, तो क्या करना होगा, बॉयज। और यदि एक किताब है लड़कों के पोजीशन में तो बुक लिखेंगे, और बाय द वे अगर कई किताब है तो हम बुक्स प्लूरल भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड से नहीं बनता है, चिल्ड्रन बनता है। तो यदि चाइल्ड का प्लूरल हम बनाते हैं चिल्ड्रेन, तो गौर कीजिएगा इसके अंत में एस नहीं आ रहा है, तो इस पर अधिकार यदि दर्शाना हो तो इस पर सिर्फ एपोस्ट्रोफी अधिकार दर्शाना हो तो इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि नियम कहता है कि वैसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस आ रहा हो तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग करते हैं, और वैसा प्लूरल नाउन जिसके अंत में एस नहीं आता है तो वहां हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं चिल्ड्रंस टॉयज। ऐसे 3 लिविंग नाउन हैं, जैसे कि मैन है, वुमेन है और चाइल्ड है। इनका जब प्लूरल बनाएंगे तो इन साइड वॉवेल को चेंज कर कर प्लूरल बनाया जाता है। तो मैन का प्लूरल यदि बनाएंगे तो ये मेन हो जाएगा, वुमेन का प्लूरल बनाएंगे तो ये वुमेन हो जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल बनाएंगे तो ये चिल्ड्रन हो जाएगा। और ऐसे नाउन का यदि पॉजिटिव केस बनाना हो तो चूंकि ये प्लूरल इन नंबर तो जरूर है लेकिन एस में टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे पॉजिटिव केस बनाने के लिए। तो दूसरी बात ये हो गई कि इनके अंत में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इसके बाद जरा कुछ 1-2 अपवाद की चर्चा कर ले कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि लिविंग नाउन नहीं है, बावजूद इसके उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। कुछ जरा 2-3 एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जिसको याद कर लीजिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेप्शन जैसे नंबर 1 एक्सेप्शन है नेम ऑफ कंट्री के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए जरूरत पड़े तो वी कैन राइट इंडियाज, अमेरिकाज, पाकिस्तान्स एटसेट्रा। इसके अलावा नेम ऑफ डे, दिन के नाम के पहले या मंथ के नाम के पहले, नेम ऑफ डे या मंथ के नाम के पहले हम लोग लगा सकते हैं। जैसे टुडे, यदि इसका हमको अधिकार दिखलाना हो तो टुडेज लिख सकते हैं। यस्टरडे के साथ अधिकार दिखलाना हो तो यस्टरडेज लिखा जा सकता है। टुमारोज के साथ अधिकार दर्शाना हो तो हम लोग टुमारोज लिख सकते हैं। तो नेम ऑफ डेज या मंथ के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग नंबर 3 नेम ऑफ हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल थिंग्स। क्या मतलब होता है हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल थिंग्स का? आकाशीय या खगोलीय पिंड, आकाशीय या खगोलीय पिंड, इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं द अर्थ्स टेम्परेचर, द सन्स हीट एटसेट्रा। इसके बाद अगर आप चाहें तो फ्रेजेस के साथ आप लिख सकते हैं। जैसे पॉपुलर फ्रेज जो होता है वो है अ स्टोन्स थ्रो।
स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब होता है, ऐसे देखिएगा तो स्टोन नॉन लिविंग थिंग है, स्टोन्स थ्रो कहने का मतलब होता है वेरी नियर, बहुत नज़दीक, या फिर ब्लेड्स एज, ब्लेड्स एज का मतलब हो गया कि सीरियस, गंभीर अवस्था, या तलवार की धार जिसको कहते हैं। तो इनके पहले हम लोग एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं। तो ये 2-3 एक्सेप्शंस है जिनको आप ध्यान में रखिएगा, जो एक्सेप्शंस आपके काम में आ सकता है। जितनी बातें हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट से सीखी हैं, इतनी बातें इस कॉन्सेप्ट से, पॉजिटिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के कॉन्सेप्ट से कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि ग्रामर के दृष्टिकोण से क्या सही है या क्या गलतियाँ। जैसे मान लिया जाए, ये लिखते हैं इन टुडे मीटिंग द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू stop the process of demonetization। मान लीजिए जाए ऐसा लिखते हैं, demonetization, नंबर 1। नंबर 2, this is mine book, where is yours। नंबर 3, when I met him, he was busy in a meeting। नंबर 4, कि द पॉलिटिशियंस एक्शन इज सीवियरली criticized by the common people या by the common people। ये 4 सेंटेंसेज हैं। जितनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी है उसके ऊपर में ज़रा चर्चा करेंगे और ज़रा सा ये भी चर्चा करेंगे कि सेंटेंस का विश्लेषण कैसे किया जाता है। मानसिक रूप से आपको मैं यहीं से तैयार करता चलता हूँ ताकि हाँ, बहुत सी बातें बताई नहीं गई है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँगा और ये चीज़ आप सुनते रहिएगा तो आपके दिमाग में आता रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग विश्लेषण करते हैं, इन जो है वो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी एक कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद एक पार्ट ऑफ सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो कंप्लीट सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो इन टुडे मीटिंग में देखते हैं तो ये टुडे और मीटिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब इन दोनों का विश्लेषण जरा कर लीजिए। मीटिंग का मतलब बैठक होता है और बैठक होने का मतलब ये नाउन होता है और टुडे भी एक नाउन की तरह से होता है। तो नाउन के ठीक पहले नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अगर वो कंपाउंड नाउन नहीं है तो कंपाउंड नाउन क्या होता है थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर नाउन के पुनः पहले नाउन आ रहा है तो नियमतः उसके ऊपर में एपोस्ट्रोफियस लगाकर उसको पॉजिटिव केस में बदल देते हैं। तो इसलिए टुडे के जगह पर ये क्या हो जाएगा, टुडेज हो जाएगा, टुडेज मीटिंग। बात तो हमारी यहीं तक की थी लेकिन जरा इसके ऊपर में भी बात कर ली जाए। ये द गवर्नमेंट, यहाँ डिसाइडेड देखिए, यहाँ से चलिएगा, ये वर्ब है। इस वर्ब के लिए गवर्नमेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर या डेफिनेट एजेंसी है तो इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है, यानी ये एक्सप्रेशन सही है। इसके बाद यहाँ पर V2 लगा हुआ है, यानी वर्ब के नंबर का कोई चक्कर नहीं है।
तो डिसाइडेड सही है। डिसाइड का प्रॉपर्टी होता है कि डिसाइड के साथ एक इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनेटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब को, तो टू ये हो गया और स्टॉप वर्ब हो गया। और इन्फिनेटिव का प्रॉपर्टी है कि इन्फिनेटिव के बाद पुनः एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये द प्रोसेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन फिर से एक ऑब्जेक्ट हो गया, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट हो गया, जहाँ पर प्रोसेस पर्टिकुलर हो गया डीमोनेटाइजेशन से मिलकर, तो प्रोसेस के पहले द लगा दिया गया, यानी सेंटेंस सही है। दूसरे वाले में आते हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों का जो करेक्शन था वो इस जगह पर था। दूसरे वाले में आते हैं दिस इज माइन बुक, यहाँ से शुरू करते हैं। ये इज क्या चीज़ है? वर्ब है। अगर यहाँ से चलें तो वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो इसके लिए दिस क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है। दिस कैसा होता है? नंबर से यदि हम बात करें तो दिस नंबर से हमेशा सिंगुलर होता है। सिंगुलर होने के कारण यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज लगाया गया है। माइन बुक, बुक नाउन है, और नाउन के ऊपर में यदि पर्सनल प्रोनाउन से पॉजेशन बतलाना हो तो माइन जो है वो तो पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है, जबकि नाउन के पहले क्या आना चाहिए? वो रूप जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम करने वाला क्या होता है? माई होता है, जो उस चार्ट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ दिस इज माइन बुक हो जाएगा। वेयर इज योर्स, वेयर जो है वो सब्जेक्ट है और ये इसके लिए वर्ब है, जहाँ वेयर सिंगुलर है। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह पर आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के जगह पर हम पॉजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है, यानी ये सही है। इसलिए यहाँ पर ये पार्ट हमारा गलत था, यहाँ पर माइन के जगह पर माई हुआ होता। उसके बाद है व्हेन आई मेट हिम। व्हेन जो है, गौर कीजिएगा यहाँ पर आई मेट हिम एक वाक्य है, हिज वॉज बिजी इन अ मीटिंग ये दूसरा वाक्य है। यदि दो वाक्य है तो दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो ये व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन की भूमिका में है। दो वाक्य है तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा तो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा, तो व्हेन कंजंक्शन की भूमिका में है। अब ये हमारा सेंटेंस है। आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया, ये V2 है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या एग्रीमेंट का चक्कर नहीं है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये पार्ट हम लोगों का सही है। अब यहाँ पर आइएगा, वर्ब के पहले क्या होता है? वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, और यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाने वाला प्रोनाउन कैसा होगा? सब्जेक्टिव केस में होगा। तो हिज का यदि सब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो क्या बनता है? ही। इसके लिए वो चार्ट आप रेफर करते रहिए। और ही सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वॉज सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, और बीजी जो है वो एक एडजेक्टिव है। और इसके साथ बीजी के साथ याद रखिएगा प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग करते हैं। तो मीटिंग का मतलब बैठक हो गया, जो नाउन हो गया, और बैठक जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और नियम कहता है कि यदि कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग वाक्य में पहली बार किया गया हो तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल अ लगाया जाता है, तो ये अ का प्रयोग किया गया है, यानी ये ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। आगे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द पॉलिटिशियंस एक्शन। एक्शन, अब जरा यहाँ से सीखिएगा, कभी अगर आपको दिक्कत हो समझने में। अगर वर्ब की बात हम करते हैं तो वर्ब ये है हमारा, वर्ब के ठीक पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। एक्शन क्या चीज हो गया? नाउन। नाउन के पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये एडजेक्टिव का रूप है पॉजिटिव केस में, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ये पॉलिटिशियंस जो लिखा हुआ है वो कैसे लिखा हुआ है? सिंगुलर या प्लूरल? अंत में एस लगा हुआ है तो प्लूरल लिखा हुआ है। तो कोई भी नाउन जिसके अंत में एस लगा हुआ हो, प्लूरल इन नंबर है, यदि उसका पॉजिटिव केस बनाना होता है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी साइन लगाते हैं, यह भी बताए थे आपको। तो ये पॉलिटिशियंस के ऊपर में एपोस्ट्रोफी एस। एक्शन सिंगुलर है तो सिंगुलर हो गया, और ईज के साथ वर्ब का थर्ड रूप लगाया जाता है या वर्ब प्लस आईएनजी लगाया जाता है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना करना, जो कि वर्ब हो गया। और एक बात और जान लीजिए कि ईज के बाद यदि वर्ब का थर्ड रूप लगाया गया है तो पैसिव वॉइस होता है। और फंडामेंटल के क्लास में बताए थे कि वर्ब के मीनिंग में ऐड करने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो इस क्रिटिसाइज के लिए सीवियरली एडवर्ब है। और पैसिव वॉइस में
बाई का प्रयोग किया जाता है और बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है, तो बाई द कॉमन पीपुल ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस में हमारा जो गलती है वो ये है। तो अभी जो केस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट से इतनी बातें उभर कर आई हैं।